हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ आपके पास फिर से एक नया टॉपिक लेकर। और दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उपराष्ट्रपति के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में। और दोस्तों, ये सारे ही क्या है, ये सारे ही एक संघ सरकार के अंग है। जो कार्यपालिका है उसके सारे अंग है। जैसे राष्ट्रपति हमने पढ़ा, प्रधानमंत्री, तो आज पढ़ेंगे हम। इससे पहले क्या पढ़ा आपने, उपराष्ट्रपति के बारे में। हाँ तो दोस्तों, आप भी जानते हो कि जो कार्यपालिका है इसका वास्तविक प्रधान कौन होता है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जबकि नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, ये होता है हमारा राष्ट्रपति। ये चीजें आप अच्छी तरह से जानते हो। तो आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि संघ सरकार का ही एक अंग है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों, आ जाते हैं हम हमारे अनुच्छेद कौन सा वाला। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री को सलाह है सहायता देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका उल्लेख किसमें है दोस्तों, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में, तो अनुच्छेद 74 में दोस्तों इन चीजों के बारे में, तो इसी में क्या है कि हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या होगा, इसको सलाह सहायता देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। इसको सहायता व सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद है। तो दोस्तों, यही जो सहायता व सलाह है, मूल संविधान में इसके बारे में केवल इतना ही लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। लेकिन दोस्तों, जो इंदिरा गांधी के समय जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में दोस्तों, उसमें एक प्रावधान किया गया। ये प्रावधान था दोस्तों सहायता व सलाह के बारे में कि क्या होगा, सॉरी दोस्तों, मैं इसे यहां पे नीचे लिख देता हूं। तो जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, कौन सा 42वां संविधान संशोधन 1976, इस समय क्या किया गया, इस समय किया गया कि जो हमारा राष्ट्रपति है ये क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह व सहायता मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। तो राष्ट्रपति क्या 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 होगा, इस सलाह को मानने के लिए क्या होगा, बाध्य। तो इसके अनुसार क्या होगा, ये बाध्य होगा। 42वां संविधान संशोधन है 1976 के अनुसार इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसी के बाद में एक आता है 1978 का टाइम, तब क्या होता है, एक 44वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा, 44वां। ये कब होता है, 1978 में। और ये लागू कब हुआ, 1979 में। तब हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। क्या थे, मोरारजी देसाई। जो आपातकाल के बाद में प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। इन्होंने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से एक चीज की कि जो राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा, वो क्या कर सकता है, जो सहायता और सलाह दी गई है उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जो विधेयक है उसको क्या कर सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या कर सकता है, लौटा सकता है। यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये किया गया 1978 में। प्रधानमंत्री थे उस समय मोरारजी देसाई, जो कि आपातकाल के बाद में पहले प्रधानमंत्री बने थे, गैर कांग्रेसी। तो इसी में क्या है कि जो हमारी जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद, इसका प्रधान कौन होगा दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद है इसका प्रधान होगा दोस्तों प्रधानमंत्री। इसके शीर्ष पर होगा प्रधानमंत्री। ये जो प्रधानमंत्री है ये क्या होगा, मंत्रिपरिषद के शीर्ष पर। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होता है ये मंत्रिपरिषद के शीर्ष पर होता है। तो दोस्तों, एक चीज हो रहा है
कि जो सलाह राष्ट्रपति को दी गई है मंत्रिपरिषद के द्वारा, इसे क्या किया जा सकता है दोस्तों? इस सलाह को क्या नहीं किया जा सकता, इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और दोस्तों इसके बाद में हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 75। तो दोस्तों अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे? जो हमारे राष्ट्रपति है, जो अनुच्छेद 75 के अनुसार ये क्या करेंगे? अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75 के अनुसार। तो ये होगा प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का क्या होता है? मुखिया। तो वास्तविक जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती है उनका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है दोस्तों, ये आप सभी जानते हो। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स है कि इसको जिस इंसान को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा उसके लिए क्या कोई क्राइटेरिया फिक्स है? तो दोस्तों जो बहुमत दल होता है, जो लोकसभा में बहुमत दल होता है, उसका जो नेता होता है दोस्तों, उसी को क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री के लिए क्राइटेरिया यही है कि वो एक तो जो सदन का सदस्य होना चाहिए, और दूसरा कि वो क्या हो? बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, उसे जो बहुमत प्राप्त दल है उसका विश्वास प्राप्त हो, तो उसे ही क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। मान लीजिए जैसे कि जो 543 सीटें हैं, वर्तमान में 543 सीटें हैं, इनमें से जिस दल ने 272 प्राप्त की, उसी का जो मुखिया होगा उसको क्या किया जाएगा? ये क्या होगा? बहुमत दल का नेता होगा। इसका जो नेता है उसको क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो इसी के तहत अनुच्छेद 75 के तहत बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों क्या केवल लोकसभा का जो सदस्य होता है, बहुमत प्राप्त दल का नेता, क्या वही प्रधानमंत्री बन सकता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा, उसमें से भी क्या है? लोग क्या बन सकते हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन वो क्या हो? जो लोकसभा के जो बहुमत दल है उसका नेता होना चाहिए दोस्तों, वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही बोला जाएगा। तो ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कौन कौन से जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री हैं। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो हमारी लोकसभा है उसके अलावा जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन कौन थे। जो राज्यसभा के राष्ट्रपति बने इनमें दोस्तों पहली थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये कब बनी? 1967। और दोस्तों इसके बाद में थे एच.डी. देवेगौड़ा। जो एच.डी. देवेगौड़ा थे दोस्तों ये थे 1997 में। और इसके अलावा एक व्यक्ति और है दोस्तों जिन्हें हम क्या जानते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में जानते हैं। ये दोस्तों ये कब बने? ये 2004 में बने थे। तो दोस्तों ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा से क्या बने हैं? प्रधानमंत्री। ये राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन क्या बोला गया इनको? ये बहुमत प्राप्त दल के क्या थे? नेता। तो दोस्तों ये तीनों राज्यसभा से आकर प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा के व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बहुमत प्राप्त दल का नेता होना जरूरी है उसके लिए। तो दोस्तों अगर मान लीजिए किसी दल को बहुमत ना मिले, तब क्या होगा? तो दोस्तों तब होगा, एक चीज ध्यान रखिए आप, अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब क्या करता है हमारा जो राष्ट्रपति है?
स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर। तो दोस्तों स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा अगर किसी दल को, तो राष्ट्रपति क्या करेगा दोस्तों? तब हमारे राष्ट्रपति के पास एक स्वविवेक शक्ति होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के अनुसार किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, जो भी बड़ा दल होगा। तो इस समय राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करेगा। जो राष्ट्रपति होता है तो दोस्तों आमतौर पर यह देखा गया है कि राष्ट्रपति जो भी बड़ा दल है उसको क्या करता है? बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित करता है। अगर वो दल बहुमत साबित नहीं कर पाता तो दूसरे दल को आमंत्रित करता है। अगर सारे दल बहुमत साबित नहीं कर पाते तो क्या क्या होता है? दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। तो तब जिस दल को बहुमत मिलेगा उसी को क्या सरकार बनाएगी। और राष्ट्रपति इस दौरान अगर मान लीजिए कि किसी दल का जो नेता है वो सर्वसम्मति से नहीं है, तो दोस्तों राष्ट्रपति अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? बहुमत दल का नेता घोषित कर सकता है। उसमें भी राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति कार्य करती है दोस्तों। अब आते हैं हम अनुच्छेद 78 पर। तो अनुच्छेद 78 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 78 तो हमारे संविधान का आर्टिकल 78 है। ये बताता है हमें जो हमारा जो प्रधानमंत्री बन चुका है, जो हमारा प्रधानमंत्री बन चुका है दोस्तों, इसके बारे में बताता है कि प्रधानमंत्री क्या करेगा। प्रधानमंत्री का क्या होगा दायित्व? प्रधानमंत्री का दायित्व होगा कि वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को सहायता है, राष्ट्रपति को विभिन्न चीजों की जानकारी देगा। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को जब चीजें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से आएगा वो उसको बताएगा। तो पहला क्या है? जो विधि के बारे में जानकारी ले सकता है। ये दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं। दोस्तों जो भी कानून निर्माण किया गया है ये उसकी जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ले सकता है। दूसरा, जो अगर कोई विधेयक पेश किया गया है जिस पर क्या हुआ है, जो लोकसभा ने क्या है चर्चा नहीं की है, तो मंत्रिपरिषद का बहुत चर्चा के लिए बोल सकता है। मंत्रिपरिषद है उसको चर्चा के लिए बोल सकता है, इस पर चर्चा करवा सकता है। किसी विधेयक पर चर्चा करवा सकता है मंत्रिपरिषद के द्वारा। और एक चीज और है दोस्तों, शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मांग सकता है। शासन व्यवस्था की जानकारी ले सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से। तो प्रधानमंत्री का ये दायित्व होगा कि जो राष्ट्रपति को वो क्या करे, अब वो विधि के निर्माण के बारे में जानकारी दे, मंत्रिपरिषद से चर्चा, जो किसी विधेयक के बारे में चर्चा करवाए, और जो शासन व्यवस्था है उसकी जानकारी दे कि देश में किस तरह का शासन व्यवस्था चल रही है। तो इन चीजों की जानकारी देना राष्ट्रपति का परम कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का परम कर्तव्य है राष्ट्रपति को देना। तो दोस्तों इसके अलावा हमारा जो राष्ट्रपति उसकी भूमिका क्या होगी, तो राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में, हमारा प्रधानमंत्री है इसकी भूमिका क्या होगी, तो दोस्तों ये क्या होगा, ये शासन का प्रमुख होगा। शासन व्यवस्था का क्या होगा, प्रमुख होगा, वास्तविक प्रमुख है यही होता है। और दूसरा, बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। जो हमारी मंत्रिपरिषद है उसका भी क्या होगा, ये मुखिया होगा। मंत्रिपरिषद का क्या होगा, मुखिया होगा।
और इसके अलावा ये नीति आयोग का अध्यक्ष भी होगा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। इसके अलावा जो राज्य परिषद है उसका भी क्या होगा ये, तो दोस्तों ये था नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके अलावा जो आईएससी इंटर स्टेट काउंसिल, जिसे हम अंतर्राज्य परिषद के नाम से भी जानते हैं, इसका भी क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। इसका भी पदेन अध्यक्ष होता है। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय एकता परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, इसका भी दोस्तों क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा दोस्तों जो पीएम केयर्स फंड है, जो कि 2020 में गठित किया गया था मार्च में, किस लिए दोस्तों, जो हमारा आज कोरोना चल रहा है, कोविड-19, इसी के संदर्भ में एक पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। इसे मैं यहां पे लिख देता हूं, पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड। जो पीएम केयर्स फंड है दोस्तों, ये कब बनाया गया, मार्च 2020 में। तो इसका भी क्या होता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा दोस्तों एक होता है मंत्री परिषद के अलावा एक मंत्रिमंडल, जिसमें सारे मंत्री आ जाते हैं। क्या होता है, मंत्रिमंडल। जो मंत्रिमंडल होता है, इसका भी क्या होता है, अध्यक्ष होता है हमारा राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ये थी प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में। जो हमारा प्रधानमंत्री, इसकी कहती है भूमिका। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 75 के बारे में एक बार और। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 75। तो दोस्तों 75 में एक चीज और है कि जो हमारे जो मंत्री हैं, जो हमारा प्रधानमंत्री है वो क्या करेगा, हमारा राष्ट्रपति, हमारा जो राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर क्या करेगा, हमारा प्रधानमंत्री है उसके अनुशंसा पर जो मंत्री हैं, जो मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं, उनको क्या करेगा, उनकी नियुक्ति करेगा। उनको क्या करेगा, शपथ भी दिलाएगा। ये सब, और जो इनकी शपथ और नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किसमें है दोस्तों, यह अनुसूची 3 में, अनुसूची 3, इसमें इनके प्रावधान है। प्रधानमंत्री की क्या होगी, अनुशंसा। तो अनुच्छेद 75 में ये चीज है। और दोस्तों एक चीज और है, जो अनुच्छेद 75 है, इसी में दोस्तों एक चीज और दी गई है कि जो ये जो मंत्री है, जो मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं, इनको जो बर्खास्त करना, तो पद से इस्तीफा देना, ये किसको देंगे, सारे राष्ट्रपति को। बर्खास्त की व इस्तीफा, ये सारे मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं, ये राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा जो मंत्री परिषद है,
मंत्रिपरिषद क्या होगी, इसका उत्तरदायित्व है दोस्तों। आप पढ़ते हो, आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, और दोस्तों उसमें आपने आंसर भी दिया होगा कि लोकसभा के प्रति। लेकिन दोस्तों जो मंत्री होते हैं उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, तो दोस्तों जो हमारे मंत्री होते हैं उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है हमारे राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि वही उनकी नियुक्ति करता है और वही उनको पद की शपथ दिलाता है और बर्खास्त भी कर सकता है। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति हो गया, राष्ट्रपति के प्रति। और जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति हो गया, लोकसभा के प्रति। जो मंत्रिपरिषद है दोस्तों, इसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो गया जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है किसके प्रति दोस्तों, यह हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। और दोस्तों जो सामूहिक उत्तरदायित्व किसका, जो मंत्रिपरिषद इसका सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, ये दोस्तों होगा लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति होगा दोस्तों। आपको ऑप्शन में राज्यसभा भी मिल सकता है, लेकिन आपको राज्यसभा नहीं करना है कि मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व होता है केवल लोकसभा के प्रति होता है, क्योंकि लोकसभा एक जनप्रतिनिधि सदन होता है और राज्यसभा राज्यों का सदन होता है। तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व दोस्तों लोकसभा के प्रति होता है। तो इसके साथ क्या, इसमें क्या बोला जाता है, इसके लिए एक उक्ति प्रचलित है कि एक साथ तैरना व एक साथ डूबना। ये क्या होगी, अगर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात आती है तो अगर किसी विधेयक पर क्या हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, मतलब किसी प्रस्ताव के प्रति जो लोकसभा है उसमें अविश्वास हो जाए, तो क्या होगा, सामूहिक रूप से पूरी मंत्रिपरिषद को क्या होगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो भी। वो अगर तैर रहे हैं तो सारे एक साथ तैर रहे हैं, और डूबेंगे तो भी सारे एक साथ डूबेंगे, ये होता है। और इसके अलावा अगर उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा देना हो या फिर किसी मंत्री को बर्खास्त करना हो तो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा, और वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो गया। तो ये चीजें थी अनुच्छेद 75 में। तो दोस्तों एक चीज और है, जो इनको शपथ, जो हमारे मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद के मंत्री, इनको शपथ दिलाई जाती है पद व गोपनीयता की। पद व गोपनीयता, पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों हमारे राष्ट्रपति की अलग से शपथ नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की अलग से शपथ नहीं होती। क्या होता है, उसको एक लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ दिलाई जाती है। और दोस्तों अब बात करते हैं हम जो हमारे जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, जो हमारी मंत्रिपरिषद है इसकी क्या होगी, सदस्य संख्या। तो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या के बारे में दोस्तों हम देखें तो अगर हम संविधान की तरफ नजर डालें तो दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है उसके बारे में मूल संविधान में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई थी दोस्तों। जो क्या था, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में क्या है, उल्लेख नहीं है इसका। लेकिन दोस्तों इसका मूल संविधान में तो कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन जो 1950 से 2003 इस पीरियड के दौरान मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। लेकिन इसके बाद में आ जाता है सन 2002।
तो दोस्तों वर्ष 2002 में तो दोस्तों रिपोर्ट पेश की गई थी। जो वर्ष 2000 है इसमें क्या है, उसमें एक हमारे जो प्रधानमंत्री थे 1999 में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनकी मंत्रिपरिषद में दोस्तों 97 मंत्री थे। जो टोटल मिलाकर कितने थे, तो सारे राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री सारे मिलाकर 97 मंत्री थे। तो उनकी जो मंत्रिपरिषद थी दोस्तों उसको जंबो मंत्रिपरिषद बोला जाता था। तो भारतीय संविधान में उसे जंबो मंत्रिपरिषद कहा गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी दोस्तों, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या, वाजपेयी सरकार। इसमें क्या थे, 97 मंत्री। तो 97 मंत्री थे, तो इसको जंबो मंत्रिपरिषद बोला गया। भारतीय इतिहास में इसे जंबो मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले इतने मंत्री कभी नहीं हुए और इसके बाद में भी कभी नहीं हुए और नहीं हो सकते हैं अब। क्यों, क्योंकि जो सन 2000 में एक आयोग था एम.एन. वेंकटचलैया, एम.एन. वेंकटचलैया, एक व्यक्ति थे एम.एन. वेंकटचलैया, जिनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हम जानते हैं संविधान समीक्षा आयोग के नाम से। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं संविधान समीक्षा आयोग के बारे में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे संविधान समीक्षा आयोग की जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या के बारे में था, तो उसी में हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों जो वर्ष 2000 में क्या हुआ, जो एम.एन. वेंकटचलैया है, क्या, एम.एन. वेंकटचलैया, इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, एक आयोग का गठन किया गया। एक आयोग का गठन किया गया, तो आयोग के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों क्या नाम था इसका, संविधान समीक्षा आयोग। ये कब गठित किया गया दोस्तों, ये गठित किया गया सन 2000 में। ये गठित किया गया दोस्तों, यहीं पे लिख देता हूं मैं, सन 2000 में गठन हुआ इसका। तो दोस्तों इसी आयोग ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट पेश की। इसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की सन 2000 में। दो 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में इसने बताया कि जो लोकसभा की सदस्य संख्या है, लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसका 10% क्या होना चाहिए, मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। जो मंत्रिपरिषद की संख्या है ये क्या हो, इस रिपोर्ट में ये चीज बताई गई कि जो लोकसभा की सदस्य संख्या है कि लोकसभा की सदस्य संख्या है उसका क्या हो, इसका केवल 10% क्या हो, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या हो, मंत्रियों की संख्या। अब दोस्तों आप पूछोगे कि अगर इसने 10% के लिए कहा था, तो आज तो हम देखते हैं कि जो लोकसभा है उसके सदस्यों के 15% क्या होंगे, मंत्री होते हैं। तो दोस्तों हम आ रहे हैं आगे अपनी बात पर। इसके बाद में इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दे दी सन 2002 में, लेकिन इसके बाद में जो 91वें संविधान संशोधन है दोस्तों, 91वें संविधान संशोधन के बारे में आप जानते हो, 2003 का समय आ जाता है दोस्तों, और उसमें क्या होता है,
91वां संविधान संशोधन होता है। तो रिपोर्ट तो दी किसने, एम.एन. वेंकट चलैया आयोग ने। तो 2003 में क्या हुआ, 91वां संविधान संशोधन हुआ। जो संविधान संशोधन कौन सा था, 91वां। इसके अनुसार क्या हुआ दोस्तों, जो 91वां संविधान संशोधन था, इसमें एक चीज की गई, जो आयोग की, जो वेंकट चलैया आयोग ने जो 10% की कहा था, उसकी जगह कितना किया गया, जो लोकसभा सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी की गई, 15%। क्या किया गया, मंत्रियों की संख्या, जो मंत्री है, या मान लीजिए मंत्री परिषद की संख्या, सदस्य संख्या। मंत्री परिषद की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई, 15% है। 2003 में जो 91वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से ये चीजें की गई। तो एक चीज और है दोस्तों, जो न्यूनतम है, एक चीज आप पूछोगे कि अगर अधिकतम 15% की गई तो न्यूनतम कितनी की गई, तो दोस्तों न्यूनतम का कोई उल्लेख नहीं किया गया। न्यूनतम का क्या नहीं किया गया, कोई उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों जो राज्य है वहां पर सदस्य संख्या का न्यूनतम, मतलब न्यूनतम कितना होना चाहिए कि 12 सदस्य मंत्रिपरिषद के होने चाहिए, ऐसा राज्यों में प्रावधान है। लेकिन सेंटर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया कि लोकसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। अधिकतम के बारे में बताया गया कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 15%। तो दोस्तों और एक आता है, एक चीज और आती है, जो ये मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, क्या दोस्तों मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, तो दोस्तों मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। जो हमारी मंत्रिपरिषद है, आप इसको अपने क्रम से लिख लेना। जो मंत्रिपरिषद है इसके जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होगी, ये क्या होना चाहिए, संसद के सदस्य। ये संसद के सदस्य होने चाहिए, ये नहीं कि लोकसभा के केवल सदस्य होंगे, ये संसद के सदस्य होने चाहिए। और अगर सदस्य नहीं है, ये चीज यहां पे बताता हूं मैं आपको, जो सदस्य अगर नहीं है तो क्या होगा, तो इसके आधार पर एक चीज होगी, अगर जो सदस्य नहीं है, क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, तो जो 6 माह, तो 6 माह के अंदर क्या करना होगा, अगर मंत्री सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के अंदर 6 महीने के अंदर क्या करना होगा, चुनाव जीतकर आना होगा। छह महीने के अंदर चुनाव जीतना होगा, नहीं तो वो क्या नहीं रह पाएगा, मंत्री नहीं रह पाएगा। अगर कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य, जो संसद का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना होगा। ये इनकी योग्यता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की। तो दोस्तों आज आपने जो पढ़ा, उम्मीद है आपको सारा समझ में आया होगा। और जो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, वो सारी चीज मेरे हिसाब से मैं कोई फैक्ट नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ छूट जाता है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और अगर आपका कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और दोस्तों क्लास को शेयर, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से और आपके व्यूज से दोस्तों हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों।
और हम आपको पढ़ाने के लिए लगातार प्रेरित होते रहते हैं। और दोस्तों आपकी जो भी समस्या है वो हमें कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, ताकि हमें पढ़ाने में और मजा आए। तो दोस्तों आपको कमेंट जरूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है। तो दोस्तों उम्मीद है आज जो पढ़ाया मैंने वो आपको सारा समझ में आया होगा। और दोस्तों इसको अपने नोट्स के रूप में लिख लीजिए, ताकि आपको भविष्य में काम दे। और दोस्तों अगर मैं समझता हूँ कि अगर आपने ठीक से समझा होगा, ठीक से ध्यान दिया होगा, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसका कोई भी क्वेश्चन आगे गलत नहीं करोगे एग्जाम में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।